सो गाइज सी प्लस प्लस फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम देखेंगे आज अपना जो लेक्चर है कि हमारे सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एज ए बिगनर आपके मन में काफ़ी सारे डाउट होंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सी भी पढ़ लेते हैं और सी प्लस प्लस भी पढ़ लेते हैं, फिर भी उनके मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर कोई भी डाउट रहे फिर भी तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो यार अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, बट अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो जो कि सी लैंग्वेज भी नहीं जानता, या फिर आपको सी पता है बट आपने उप्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखना। बट अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको उप्स का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप जो है चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे से। तो अब बात करते हैं हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। बट हमें जो है ये चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी चीज़ आ गई प्रोग्रामिंग पैराडाइम, तो सबसे पहले तो हमें जो भी है प्रोग्रामिंग पैराडाइम इसको समझने की ज़रूरत है। जब आपको प्रोग्रामिंग पैराडाइम समझ में आ जाएगा तो आपको जो है चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। इसको हम बोलते हैं ऊप। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये चीज़ आपका हो जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम बात करते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब होता है कि आप जो है किस तरह से एक प्रोग्राम को लिखते हो, उसको हम बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, ये हमारा होता है कि कैसे आपने एक प्रोग्राम को लिखा है, एक तरह से स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। ठीक है, कि आपके पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग के स्टाइल को ये बताता है कि भाई हमारे ये वाली इस तरह की स्टाइल को हमने इसमें फॉलो किया है, तो हमारी हो जाती है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब यहाँ पर जो है मार्केट में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती हैं। जैसे कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है, और जो मेरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे जो है आपको ये चीज़ें कुछ और भी डाउट आएगा उसको भी हम बाद में बताएंगे आपके सी प्लस प्लस के बारे में। बट अभी आप ये समझो कि हमारी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है। ठीक है, और ऐसे ही आपका एक होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, वो भी एक अलग तरह का आपका पैराडाइम है। और भी कुछ पैराडाइम्स हैं, बट जो आपके जनरल जो आपके नॉन पैराडाइम है ये हैं। ठीक है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो आपका फंक्शनल हो गया। तो क्या जो है यहाँ पर जो एक प्रोग्रामिंग जो हमारी लैंग्वेज है वो सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो कर सकती है, एक सवाल तो ये आता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, ठीक है, वो जो है सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए बना है। तो ये जो है यहाँ पर दूसरा सवाल भी आपके मन में उठता होगा, मतलब कि आपकी जो है एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम सिर्फ एक लैंग्वेज से एसोसिएटेड है या नहीं है, ये सवाल। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक चीज़ है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ये जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस इसको फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि कोई और लैंग्वेज हो सकती है जो कि क्या करे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करे। ठीक है, उसमें जो आप कोड कैसे लिखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करके। जैसे अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप उप्स की बात करते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करते हो, आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक हो गई, ये भी इसको फॉलो करती है। आपकी जावा लैंग्वेज फॉलो करती है, सी शार्प लैंग्वेज इसको फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, जो आपकी कॉमन प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हो क्या, प्रोसीजरल, ऊप और फंक्शनल हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि ऊप पैराडाइम जो है सी प्लस प्लस भी फॉलो करती है, सी शार्प और जावा आपकी फॉलो करती हैं। अब होता क्या है कि यार जो भी जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सब क्या करती हैं, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं। ठीक है, और वो जो स्ट्रेटजी है उसी को हम पैराडाइम बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सपोज करो कि मेरे पास जो है एक मैंने क्या बताया कि एक मेरे पास स्ट्रेटजी है कोई। ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया ये, इसको नाम दे दिया स्ट्रेटजी, इंग्लिश हो सकती है यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो, बट कोई नहीं, समझने के लिए हमें बस समझ में आ जाए। स्ट्रेटजी 1 मैंने बोला,
और अब स्ट्रेटजी 1 मैंने बोला तो इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो इसका जब प्रॉपर्टी हो गया और कुछ फीचर होंगे कि भाई इसका ये इस तरह से होगा, तो फीचर या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। तो इसका जो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर जो है कुछ फीचर इसका हो गया फीचर 1, और इसका मैंने बोल दिया फीचर 2। ये जो है हमारी स्ट्रेटजी 1 के हो गए। ऐसे आपके और भी हो सकते हैं। मैंने बस एक और दूसरा बनाया स्ट्रेटजी 2, ठीक है। इसका मैंने फीचर दिया 3 और इसका फीचर दिया मैंने 4। इस तरह से आपके अलग अलग फीचर इसमें है। तो हमने देखा कि ये जो स्ट्रेटजी 1, इसका मतलब ये होगा कि हमारे एक पैराडाइम है जिसके फीचर से हैं फीचर 1, फीचर 2 समथिंग जो भी आपका है, ठीक है। अब जो है हम फीचर को पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि फीचर 1 है कोई फीचर 2 है। ऐसे हमारा एक पैराडाइम है जिसका फीचर ये है, तीसरे का ये जो है इसका फीचर है। अब हमने क्या बोला कि ये जो पैराडाइम है इसको एक लैंग्वेज फॉलो करती है, ठीक है। तो इसको फॉलो करती है कोई एक लैंग्वेज मेरी है ABC मान लिया, ठीक है। एक मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ABC है और ये क्या करती है इस पैराडाइम को फॉलो करती है। तो आपकी क्या हो जाएगी ये लैंग्वेज जो है पूरे के पूरे जब भी आप कोड लिखोगे तो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, इन्हीं फीचर्स को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा कोड लिखोगे। ऐसे ही जब आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर लिखी जो कि क्या है आपकी स्ट्रेटजी 2 को फॉलो करते हुए लिखी गई है, तो आप जितने भी कोड लिखोगे पूरे के पूरे कोड में आपको जो है इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए लिखना है। आपको इसको फॉलो करते हुए नहीं लिखना। अगर आपने ऐसा इसको फॉलो करते हुए लिख दिया तो आपका क्या होगा वहाँ पर एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी स्ट्रेटजी यानी कि पैराडाइम हमें समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो एक सवाल था कि क्या जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 2 स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकती है नहीं कर सकती, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्ट्रेटजी यानी पैराडाइम को फॉलो कर सकती है नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो आंसर होता है यस, ये जो है फॉलो कर सकती है। और ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइम लैंग्वेज, ठीक है। तो अब सपोज करो कि जैसे मैंने एक यहाँ पर तीसरी लैंग्वेज बनाई और वो जो है लैंग्वेज इसको और इसको जो हमारी स्ट्रेटजी 1 है और 2 है दोनों को फॉलो करते हुए हमारी ये लिखी गई है, तो हमारी क्या हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइम लैंग्वेज हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात जब मैंने बताया था आपके कि C++ आपकी ऊप पैराडाइम को फॉलो करती है, तो क्या जो है ऊप आपकी जो C++ है ये जो सिर्फ ऊप को फॉलो करती है नहीं करती है, तो यहाँ पर आंसर होता है नो। ये जो है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी फॉलो करती है, ऊप को भी करती है और कहीं ना कहीं फंक्शनल को भी करती है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइम लैंग्वेज। बट मोस्टली आप देखोगे कि हम इसी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि जो है इसका ज़्यादा हमें यूज देखने को मिलता है। जो हमारी C++ लैंग्वेज का जो जन्म हुआ जहाँ से हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि ये जो चीज़ आई इसमें इसी ने सारा का सारा जो है C से इसको अलग कर दिया था। आप क्या बोलते हो कि जो C है उसी का एडवांस वर्जन है C++, ठीक है। यानी कि जो आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो आप पैराडाइम को फॉलो कर रहे थे C में, वो चीज़ तो आप जो है C++ में कर सकते हो। और जो एडवांस में आपका आया वो क्या है ऊप जो आया वो आ गया आपका, इसलिए हमने C++ को अलग रख दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो कि ये जो है प्रोसीजरल और ऊप और फंक्शनल, और एक काफ़ी जगह पर आपको जो है इस चीज़ के बारे में नहीं मिलेगा कि ये जो है प्रोसीजरल ऊप और फंक्शनल को फॉलो करते हैं। मोस्टली आप जो है देखोगे जहाँ भी बात होगी सिर्फ ऊप के बारे में बात होगी। तो मैं जो है स्टैक ओवरफ्लो का एक जो है आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो उस आर्टिकल को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख जा करके उसको पढ़ भी सकते हैं। कुछ जो है चीज़ें आपको और पता लग सकती हैं। तो ये तो चीज़ें हमारी हो गई कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है, ठीक है। और कुछ जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने समझ लिया कि भाई प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा थोड़ा आपको जो है आइडिया लग गया कि हाँ यार ये जो 2 चीज़ें हैं ये अलग हैं, लेकिन किस तरह से अलग हैं, क्या जो चीज़ें इनको अलग बनाती हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या होती है। तो देखो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा वो जो फंक्शंस में डिवाइड होकर के लिखा जाएगा, ठीक है। और जो भी डेटा होगा हमारा वो क्या होगा कि वेरिएबल्स में स्टोर होगा, और जो हमारे फंक्शंस हो गए इन वेरिएबल्स पर ऑपरेट किए जाते हैं। जो भी हमारे चीज़ें परफॉर्म की जाती है, जो भी कैलकुलेशन होता है इन्हीं वेरिएबल्स पर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है।
तो आप जो बोलोगे कि अगर आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नॉलेज हो तो आप बोलोगे कि भैया ये जो चीज़ है ये तो हम उसमें भी देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी हम बनाते हैं फंक्शन, काफ़ी जगह फंक्शन भी बना लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप फंक्शन हर जगह बनाओगे, बट जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ पर फंक्शन बना लेते हो। और डेटा आपका तो वेरिएबल में ही स्टोर होता है, और जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो वहाँ भी आप क्या करते हो, वहाँ भी जो है आप उन फंक्शंस में जो भी कैलकुलेशन वगैरह करना होता है तो वो आप उसी वेरिएबल्स पर करते हो। ठीक है, तो मैं बोला कि हाँ इतना तो आप करते हो, बट उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें जो आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्लास बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये जो सारी चीज़ें होती है ये जो आपकी यहाँ से प्रोसीजरल से उसको अलग कर देती हैं। बट आपने जो नॉर्मल जब प्रोग्राम लिखते हो, जब छोटा सा प्रोग्राम लिखते हो, तब आप क्या देखते हो कि आप जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करके भी सी प्लस प्लस में अपना कोड लिख लेते हो। और जनरली हम यही चीज़ करते हैं। अभी आप जो जनरली क्या लिखते हो, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करते हो प्रोग्राम लिखते हो। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जब आप फॉलो करते हो उस केस में जब आपको बहुत जो है बड़ा आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, यानी कि कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपके 10 बंदों की टीम है, 50 बंदों की टीम है, तो आप जो यहाँ पर क्या करते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है यहाँ पर फॉलो करते हो। अब ये जो है क्यों हम फॉलो करते हैं, तो अभी हम जब ड्रॉबैक्स देखेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तब आपको समझ में आएगा कि हम जो है क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इसमें आप फंक्शन में पूरा का पूरा कोड लिखते हो फंक्शन बना बना करके, और फिर क्या करते हो आप जो इसमें वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हो, और उस डेटा पर जो है क्या करते हो, अपने फंक्शंस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते परफॉर्म करते हो। ये तो चीज़ें हो गई हमारी है। फिर इसमें हमारा आता है कि इसका जो है कुछ हमारे पास जो है एडवांटेज भी होगा कि हम जो है ऐसा फंक्शन वगैरह क्यों बनाते हैं। तो फंक्शन मेनली हम इसीलिए बनाते हैं कि सपोज करो कि मुझे एक कोई प्रोग्राम लिखना है, और मुझे क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर सेम काम को मैं बहुत बार जो यूज कर रहा हूँ, सेम जो है टास्क बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन में यहाँ पर बना लूँगा। ठीक है, और फंक्शन में वो सेम कोड लिख लूँगा, और बाद में जो है मैं अपने जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी, इस फंक्शन को मैं कॉल कर लिया करूँगा। ठीक है, तो मुझे बार बार जो है ये वाला पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सपोज करो ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा सी में। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपको जो है 10 जगह पर फंक्शन ये जो भी कोड है आपको 10 जगह ज़रूरत पड़ेगी। आपके सपोज करो इसमें 5 लाइन्स ही कोड के हैं, तो आपके टोटल जो है 50 लाइन्स ऑफ कोड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फंक्शन बना लिया, ठीक है, अगर आपने फंक्शन नहीं बनाया तब आपका क्या हो जाएगा, 5 बार आप ऐसे लिखते जाओगे तो 50 लाइन का आपका कोड ए हो गया। बट अगर आपने फंक्शन बनाया एक जगह पर जहाँ पर क्या है 5 लाइन का कोड ए हो गया, और 10 जगह पर आपको जो है कॉल करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो 10 लाइन जो है कॉल करने में, और 5 लाइन यहाँ पर, तो टोटल 15 लाइन में आपका जो पूरा का पूरा यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो हो जाएंगी, और आपको 50 लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि हम जो अपना कोड है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं भी आपको जो है, अगर आपने कोई फंक्शन ग्लोबली बना रखा है तो आप जो है उसको कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ये जो है इसका एडवांटेज है, तो इसीलिए हम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ एक है कि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक तो हमारा होता है लोकल वेरिएबल, और दूसरा होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो ग्लोबल वेरिएबल कुछ इस तरह से ऊपर एकदम हम इसको बना रहे हैं, और ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको कोई भी पूरे के पूरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास एक जो है फंक्शन है, फंक्शन 1 है, इसके पास क्या होगा कि लोकल वेरिएबल्स होंगे, लोकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो है मेरे पास जो है दूसरा एक फंक्शन है, यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन जो है 2 है, इसके भी कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब जो है ग्लोबल वेरिएबल जितने भी होंगे उन सभी को ये फंक्शन जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट जो मैंने लोकल वेरिएबल बना रखा है, इनको जो है कोई भी, यानी कि अगर मुझे चाहिए कि भाई ये जो लोकल वेरिएबल है इसको मुझे एक्सेस करना है, तो fun2 जो है फंक्शन 2 है, ये चाहता है कि मैं एक्सेस कर पाऊँ, तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो फंक्शन 1 जो होगा इस वाले के लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट जो ग्लोबल वेरिएबल को सभी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई, इसको आपको अभी ध्यान में रखना है बस थोड़ी सी।
अब हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसका जो है क्या ड्रॉबैक था। ठीक है, अगर कोई ड्रॉबैक रहेगा तभी तो उसको हम दूर करने के लिए कोई अलग से कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो क्या ड्रॉबैक थे जिनकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ी। तो अभी जो आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी एक्सेस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर सपोज करो कि मेरे पास जो है एक 50 बंदों की टीम है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है कि 50 बंदों की टीम है और एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। मैंने क्या किया, अलग अलग जो है टास्क सभी लोगों में डिवाइड कर दिया कि आपको जो है इस चीज़ के लिए कोड लिखना है। दूसरे बंदे को मैंने बोल दिया कि आपको जो इसके लिए कोड लिखना है। तो अब होगा क्या कि सपोज करो कि किसी ने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, मान लो कि वैर नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक बंदे ने, और दूसरे ने भी वैर नाम का ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया बट अपने फंक्शन में इसको यूज कर लिया। लोकली या तो डिक्लेयर कर लिया, और लोकली डिक्लेयर करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, एरर वैसे ही मिल जाएगा। और अगर सपोज करो कि उसने भी अगर अपने प्रोग्राम में कहीं पर इसको यूज कर लिया है अनइंटेंशनली, ठीक है, कि उसको मतलब पता नहीं है कि भाई ये जो वेरिएबल मेरा यूज हुआ है, और उसने क्या किया कि इसमें कोई चीज़ जो है कोई परफॉर्म कर दिया, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके इसमें स्टोर कर दिया। तो अब जो उसको नहीं पता है कि यहाँ पर जो ये वैर नाम का एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसको जो है हो सकता है कि वो पूरा का पूरा डेटा चेंज कर दे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा बंदा जो कि अपने प्रोग्राम में जो है इसको चेंज कर दे, हमारे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को चेंज कर दे। तो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि हमारी जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम होती है, इसमें हमारा जो डेटा होता है वो सिक्योर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सिक्योर का मतलब होता है, सिक्योरिटी का मीनिंग होता है, ये नहीं होता कि यार कोई हैकर है वो हमारे जो है पूरे का पूरे सॉफ्टवेयर को हैक कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है जो कोड को लिख रहा है, वो कहीं हमारे वेरिएबल को एक्सेस ना कर ले। ठीक है, अनइंटेंशनली जो है उसको एक्सेस ना कर ले और उसके जो है पूरे की पूरी वैल्यूज को ना बदल चेंज ना कर दे। अगर वो ऐसा कर देता है तो ये हमारे प्रोग्राम में एक बग होगा, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड जो है बिहेवियर शो करेगा। हम कुछ और चाहेंगे, हो सकता है कुछ और करें। ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है हम कुछ और लिख रहे हैं, हमने जो 6 महीने तक एक प्रोजेक्ट पर काम किया और एट द एंड हमें क्या मिला कि वो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट एकदम बर्बाद हो गया, कुछ उसका मीनिंग नहीं निकला। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है कि हमारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो वेरिएबल हो गया, जो फंक्शन हो गया, सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, एक जो है क्लास हमने बनाया, उसका हम क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट हमने जब बनाया तो पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा वेरिएबल हमारा उसमें स्टोर हो गया। अब अगर कोई इसको एक्सेस भी करना चाहता है, अब सपोज करो कि मैंने अपना उसको कोड को लिखा है, तो मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सेस स्पेसिफायर यूज करता हूँ कि भाई ये मेरे वेरिएबल्स, ये फंक्शंस है, इनको जो है कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक वैर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कोई भी इसको वैर नाम से एक्सेस कर लेगा। उसको एक्सेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, फिर जो है आपका वेरिएबल नेम देना होता है, तब जाकर के वो इसको एक्सेस करेगा। यानी कि आपको अगर एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जो यहाँ पर पता रहेंगी, तभी आप जो उस वेरिएबल को, उस फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर ये चीज़ फ़ायदा होता है कि आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर अब सिक्योर हो गया। अब कोई भी अनइंटेंशनली जो है इसको चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो चेंज करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको जो ये चीज़ें पता होंगी कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये मेरा वेरिएबल नेम है, तब जा कर के वो उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू कोई और चेंज करे, तो मैं एक्सेस स्पेसिफायर क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। तो प्राइवेट यूज करने पर ही मेरा जो है ये वाले वेरिएबल को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिर्फ मैं जो है अपने उस जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है, हमारे जो रियल वर्ल्ड की जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिससे कि हमारा जो है डेटा भी सिक्योर हो जाता है और हमें इसमें कोड लिखने में आसानी होती है। हम जो है
पूरे का पूरे अपने सॉफ्टवेयर या जो भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है उसको हम अलग अलग बंदों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है एक मेन डिफरेंस है जो कि आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें होती है। बट आपके जो है जब आप आगे पढ़ते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो हमारे 4 या 5 पिलर्स हैं अलग अलग लैंग्वेज में आपके जो है अलग अलग 1 या 2 पिलर्स आपके ऐड हो जाते हैं, बट जो है आपके मेनली 4 पिलर्स होते हैं। तो आप उनके बारे में जब पढ़ते हो तो आपको और अच्छे से आइडिया लगता है कि यार हाँ ये चीज़ें हैं। और आप जब प्रोग्राम को कोई एक देख लेते हो, कोई आप प्रोग्राम लिख लेते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बट अभी तक के लिए आपको इतना चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।